मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों ने जो शासन किया है उनमें तुगलकों का शासन सबसे लंबे समय तक था। तुगलक वंश के सुल्तानों ने 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत सबसे विस्तृत थी, यानी दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष था जब संपूर्ण हिंदुस्तान पर दिल्ली सल्तनत फैली हुई थी। लेकिन परिवर्ती तुगलक सुल्तानों ने वस्तुतः इसको इतना कमज़ोर कर दिया कि यह भी कहा जाने लगा कि हुजूर का शासन बस दिल्ली से पालम तक। तो ऐसे राजवंश के अध्ययन के पूर्व मैं अपने सभी प्रतियोगी छात्रों को सलाह दूंगा कि जो आपके छोटे छोटे प्रयास हैं वही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। एक शायर राहत इंदौरी की ये पंक्तियां हैं कि जहाँ की बंदिशों से होके बेपरवाह निकलेगी, हमारी चुप्पियों से भी हमारी आह निकलेगी, और हमारी कोशिशों को तुम नज़रअंदाज मत करना, यही वो मोड़ है जिससे हमारी राह निकलेगी। तो साथियों, आपके जो ये प्रयास हैं वो फलीभूत होंगे, लेकिन जब आप अनवरत प्रयत्न करते रहेंगे। एक और अनुरोध है कि यदि हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे, परीक्षा उपयोगी लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी साझा करें। आज के अध्ययन के क्रम में तुगलक वंश का जो काल है वो सबसे पहले 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य था। यहाँ पर चरम विस्तार और विघटन का काल हम मानेंगे इसे। और इसी काल में जहाँ दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, वह इतनी सिमट गई कि बस ये कहा जाने लगा कि हुजूर का शासन बस दिल्ली से पालम तक। तो यहाँ पर जो इस राजवंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 के बीच इसका शासन है, उसके संदर्भ में जान लेना जरूरी है। ये गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक था, वो एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसका जो पिता था वो बलबन का तुर्की दास था और माँ एक हिंदू जाट महिला थी, यानी हिंदू माँ से उत्पन्न ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अलाउद्दीन के समय अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते ये सैन्य प्रमुख बना था, और उसकी योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए ही अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। वो अपने सैन्य अभियानों में मंगोलों के आक्रमणों को निष्फल बनाने के लिए जाना जाता है। मंगोलों को पराजित करने के कारण उसे मलिकुल गाजी की उपाधि से नवाजा गया था, और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, अर्थात काफिर वो जो इस्लाम को न माने। इस्लाम को न मानने वालों के लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है, और गाजी उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम सुल्तान है। अर्थात जो इस्लामिक धर्म में, इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, उनके प्रति इसकी कठोर नीति थी। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि ये खिलजी वंश के अंतिम शासक
खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। और जैसे ही इसको सत्ता की वैधानिकता हासिल हुई, वैसे ही इसने गाजी उल मलिक की उपाधि से 3 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी संभाली। और गद्दी संभालते ही इसके समक्ष जो आरंभिक चुनौतियां थी, वो पहली बात तो ये कि बंगाल और सिंध पर अब नाम मात्र का शासन रह गया था, तो बंगाल को पूरी तरीके से सल्तनत में शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही गुजरात के क्षेत्र में भी विद्रोह और अशांति फैली हुई थी। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे राजस्थान में। दक्षिण में घोर अशांति फैल चुकी थी और खुसरो शाह ने अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया था, जिससे वित्तीय अस्थिरता और एक वित्तीय चुनौती भी इसके सामने थी। अतः गयासुद्दीन तुगलक ने जैसे ही वैधानिक स्वीकृति हासिल की, तो इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया और साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसमें जो इसके सैन्य अभियान हैं वो देख लेना जरूरी है। उससे पहले जो सैन्य अभियानों में पहला इसका जो पुत्र इसका था गयासुद्दीन तुगलक का, जौना खां ने 1321 में वारंगल पर आक्रमण किया था दक्षिण में, लेकिन वो असफल रहा था। उसमें उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव वहाँ का अब एक शक्तिशाली शासक बन चुका था। 1322-23 में फिर पुनः उसने दूसरा वारंगल अभियान किया और दूसरे वारंगल अभियान में उसे सफलता मिली। साथ ही उसने वारंगल का नया नाम दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वारंगल का नाम जौना खां ने सुल्तानपुर नाम दिया था। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान पर निकला और जो है सफलतापूर्वक बंगाल को विजित कर लिया। 1324 में ही जौना खां ने जाजनगर उड़ीसा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया, वहां के शासक को पराजित कर दिया। तो ये 4 सैन्य अभियान है जो गयासुद्दीन तुगलक के समय के हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो सुधार किए हैं गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अल्प शासन काल में, 4-5 वर्ष के शासन काल में, उनको समझ लेना यहाँ जरूरी है। पहला विशेष सुधार जो है उसका ये था कि चूंकि उलेमाओं और अमीरों को संतुष्ट करने में खुसरो शाह ने बहुत सारा धन खर्च कर दिया था, और जिससे जो वित्तीय स्थिति थी साम्राज्य की वो डावाडोल थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो है भू राजस्व की दर को न्यूनतम कर दिया। भू राजस्व की दर उसके समय 1/6 से 1/3 हो गई थी, जबकि आप इससे पूर्व के वीडियो में देखा कि खिलजियों के काल में खासकर अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक भू राजस्व की दर रखी थी और कुल उपज का आधा यानी 1/2 वो लगान के रूप में लेता था। लेकिन इसने जो दर रखी भू राजस्व की वो 1/6 से 1/3 कर दिया था। साथ ही इसके समय ये भी तय किया गया कि एक वर्ष में 1/10 से अधिक कर वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी कर वृद्धि अगर होगी तो वो भी 1/10 से अधिक नहीं होगी। इसने जो है फवाजिल जो
कर होता था इक्तेदारों के द्वारा जो केंद्रीय राजकोष में जमा होता था, यानी इक्तेदार अपने प्रशासनिक और सैन्य खर्च के उपरांत जो अवशेष बचता था वो फवाजिल के रूप में केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस फवाजिल व्यवस्था को और व्यवस्थित किया, सुदृढ़ किया। उसने जो घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था को और व्यवस्थित कर दिया। आप सभी जानते हैं कि यद्यपि अलाउद्दीन ने ये जो है सैनिकों की हुलिया अर्थात पहचान और घोड़ों को दागने की व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन इसे और व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। यहाँ पर अकाल की स्थिति में वो भूमि कर को माफ कर देता था। इसके अतिरिक्त उसने अपने काल में शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, साथ में आचरण संबंधी नियमों को कठोरता से लागू किया। जो अलाउद्दीन के समय आचरण संबंधी नियमों की निगरानी करने वाला अधिकारी था मुहतसिब, उस अधिकारी के जो कार्य थे और स्पष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही गयासुद्दीन तुगलक का एक बड़ा योगदान अपने समय उत्कृष्ट डाक व्यवस्था को लागू करना। देखिए, साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यह डाक व्यवस्था बहुत आवश्यक थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपने काल में 3/4 मील पर जो है घुड़सवार तैनात कर रखे थे, जिससे जो है द्रुत सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि उसने जो है सिंचाई व्यवस्था यानी कृषि व्यवस्था के उत्थान के लिए उसने सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने नहरों का निर्माण किया। यद्यपि नहरों का व्यापक संजाल बिछाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, लेकिन शुरुआत करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। उसने जो है नहरों के निर्माण की शुरुआत कर दी। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि वो हिंदू माँ से उत्पन्न दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, किंतु वो जो है हिंदुओं के प्रति वो बहुत कट्टर नीति का अनुपालन करता था। वो एक कट्टर इस्लाम को मानने वाला, कट्टरता को लागू करने वाला था। हिंदुओं के प्रति कट्टर नीति उसकी ऐसी थी कि वो चाहता था कि ना तो हिंदू इतना धनवान हो जाए कि वो साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो जाए, और ना ही इतना गरीब हो जाए कि वो जो है कृषि करना भी छोड़ दे। तो एक उसकी ऐसी नीति थी कि वो हिंदुओं को ना तो बहुत ऊपर जाने देना चाहता था और ना ही बहुत नीचे, कि वो कृषि व्यवस्था से भी जो है वो महरूम हो जाए। तो एक ऐसी उसकी सोच थी। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक तथ्य और घटना पर जो है बातचीत की जानी चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक और उसके समय के दिल्ली सल्तनत के दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मध्य नहीं पड़ती थी, और गयासुद्दीन तुगलक को लगता था कि औलिया उसके पुत्र जौना खां को उसके विरुद्ध भड़का रहे हैं। दूसरा ये भी था कि खुसरो शाह ने बहुत सारा धन जो है संतुष्ट करने के लिए उलेमाओं, संतों और अमीरों को दे दिया था। तो ये भी ये मानता था गयासुद्दीन की औलिया को भी ये धन प्राप्त हुआ और वो उसे वापस कर दे राजकोष को। ये भी एक कहानी है। लेकिन जब जो है
ये बंगाल विजय अभियान पर निकल रहा था, तो इसने जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को कहा कि जब वो बंगाल विजय अभियान से वापस लौटेगा तो औलिया को सबक सिखाएगा। तो इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुजूर दिल्ली दूर अस्ति, या हुनूज दिल्ली दूर अस्ति, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, अभी वापस तो आओ। और ये कहा जाता है कि जब वो जो है सफलतापूर्वक बंगाल विजय अभियान से वापस लौट रहा था, तभी दिल्ली के निकट अफगानपुर में उसके पुत्र जौना खां ने उसके सम्मान में एक लकड़ी का महल भव्य बनवाया था। जब सुल्तान अपने अंगरक्षकों के साथ एक हाथी पर बैठकर वो जो है मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा था, तो लकड़ी का ये मुख्य द्वार टूट गया और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का असामयिक निधन हो गया। उसके निधन पर दिल्ली की जनता को लगा कि निजामुद्दीन औलिया के अभिशाप से सुल्तान अभिशप्त हो गया, और जिसके चलते सुल्तान का निधन हो गया। इस प्रकार निजामुद्दीन औलिया का सम्मान और बढ़ गया। आप सभी जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा, जबकि उसका जो शिष्य था अमीर खुसरो, उसे कहा जाता है कि उसने 6 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के कार्यकाल को देखा। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और अब उसका पुत्र जौना खां वो जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है 1325 से 1351। इसका इतिहास अत्यंत रोचक है। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का अत्यंत विद्वान सुल्तान था, लेकिन उसकी जो सनकपूर्ण नीतियां थी, इसको लेकर के इतिहासकारों ने उसे विरोधाभासों का सम्मिश्रण कहा है। यहाँ तक कि इतिहासकार एल्फिस्टन ने कहा है कि उसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ जो है पागलपन के अंश थे। जौना खां का शाब्दिक अर्थ होता है संसार का खां। पिता की मृत्यु पर उसने जो है 40 दिन का शोक रखा था, और उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, गद्दी पर बैठा था। जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अपना शासन प्रारंभ किया था। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इसका जो पालन पोषण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो एक सैनिक के रूप में हुआ था। खुसरो शाह की हत्या में इसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मदद की थी, और गयासुद्दीन तुगलक ने उसे उलूग खां की उपाधि से नवाजा था। उलूग खां की उपाधि से नवाजा था। जब ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत में 23 प्रांत थे, और दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर थी, सबसे विस्तृत थी, सबसे ज्यादा जो है इसका विस्तार था। इसके काल में एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1333 में इब्न बतूता, जो मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था, वो भारत आया, और एक जो है रेहला नामक कृत्य में मोहम्मद बिन तुगलक के काल के इतिहास का व्यापक उल्लेख इब्न बतूता ने किया है। इसके इतिहास की जानकारी इब्न बतूता कृत्य रेहला कृत्य से मिलती है। इब्न बतूता की योग्यता और प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया था, यानी प्रधान न्यायाधीश के पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी। बाद में 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न बतूता को चीन भेजा था अपने राजदूत के रूप में। इब्न बतूता के अतिरिक्त जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक के काल के इतिहास का व्यापक उल्लेख किया है। उससे भी इसके काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि अत्यंत प्रयोगधर्मी सुल्तान था, वो यद्यपि अपनी नीतियों की दृष्टि से वो कईयों का अग्रदूत था, किंतु समय और परिस्थितियां उसके साथ नहीं थी। अतः उसकी जो योजनाएं थी वो यद्यपि बड़ी दूरगामी और दूरदृष्टि वाली थी, किंतु समय और परिस्थितियां साथ न होने के चलते उसकी योजनाएं प्रायः असफल होती गई। एक 5 प्रमुख उसकी योजनाएं हैं, उन्हें जान लेना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। पहली योजना उसकी दोआब में कर वृद्धि। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, और ये गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो वस्तुतः अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में उसने जो है कर वृद्धि करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे लगता था कि जहाँ पर उपजाऊ शक्ति अधिक हो वहाँ पर अधिक कर लिया जाना वो न्यायपूर्ण होगा। तो वो विभेदक भू राजस्व की नीति के तहत कार्य करना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो जो है यहाँ की जो दोआब क्षेत्र की जनता थी वो जो है विद्रोही प्रकृति की हो गई थी, और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वो जो है भू राजस्व की दर वृद्धि करके वो यहाँ की जनता को दंड देना चाहता था। इस मत के समर्थक है बदायूनी और सरहेल। वो कहते हैं कि दोआब कर वृद्धि के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि वो यहाँ की जनता को दंड देना चाहता था। लेकिन फिर भी जब दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि हुई जिस वर्ष, उसी वर्ष जो है अकाल पड़ गया और अकाल से फसलें नष्ट हो गई। और जब जो है बाध्यकारी लगान वसूली लागू की गई तो यहाँ की जनता और असंतुष्ट हुई, विद्रोह पे उतारू हो गई। अब उल्टे जो है सुल्तान को इस कर वृद्धि को तो वापस लेना ही पड़ा, साथ ही उल्टे उसने सोनधर नामक तकावी ऋण वितरित किया। ये दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि है वो कर वृद्धि की नीति वो सुल्तान की असफल हो गई, और इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि उल्टे उसे अपने राजकोष से 2 करोड़ टका का सोनधर नामक तकावी ऋण वितरित करना पड़ा। जहां वो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि द्वारा वो चाहता था कि राजकोष को भरा जाए, उल्टे उसे जो है उसका राजकोष खाली हो गया। दूसरी उसकी सनकपूर्ण नीति राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वो क्यों करना चाहता था, इसको लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता था पहले, वहां पर स्थानांतरित करने की घोषणा की। दिल्ली से दौलताबाद करने की घोषणा की 1327 में। उसके पीछे उसका तर्क था कि दौलताबाद वो दिल्ली सल्तनत के केंद्र में है, अतः वो आसानी से साम्राज्य को जो है चला सकेगा। दूसरा ये भी था कि उसने जो है जो दौलताबाद था वो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए वो जो है स्थानांतरित करना चाहता था।
लेकिन साथ में इब्न बतूता ने जो तर्क दिया है कि इब्न बतूता ने तर्क दिया है कि सुल्तान राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था, क्योंकि दिल्ली वासियों ने अनेक उसके निंदा में पत्र लिखे थे और वो जो है इस आज्ञा द्वारा दिल्ली वासियों को सजा देना चाहता था। जैसे ही उसने कहा कि भाई सभी लोग दिल्ली से दौलताबाद चलेंगे, तो कुछ जो है वृद्धजन पहुंचकर उनका प्रतिनिधिमंडल सुल्तान से भेंट किया कि उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं, अतः वो उन्हें यहीं रहने दे। लेकिन इस बात पर सुल्तान नाराज हो गया और उसने जो है उन वृद्धों को घोड़ों के पीछे बंधवा दिया। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात जब वहाँ पर वो जो है दौलताबाद पहुँचे, दिल्ली की जनता पहुँची, तो बहुत वृद्ध जो है वो रास्ते में ही निपट गए, या कुछ के तो केवल जिस हाथ में रस्सी बंधी थी वो हाथ ही पहुंचा, या जिस पैर में रस्सी बंधी थी वो पैर ही पहुंचा। अभी कुछ जो है मजबूत शरीर वाले वृद्ध अपना उपचार करा ही रहे थे कि फिर जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि उसके लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, अतः उसने जो है पुनः दौलताबाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कर दी। और अब जो है यहाँ पर वो क्या हुआ कि दिल्ली में एक तो दिल्ली के बारे में इतिहासकारों ने लिखा कि कुछ समय तक तो दिल्ली वृद्धहीन हो गई, यानी वृद्धजन रह ही नहीं गए। सुल्तान के इस राजधानी परिवर्तन के चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। इतिहासकार बर्नी का कथन है कि कुछ समय के लिए वस्तुतः दिल्ली वृद्धहीन हो गई, वृद्धजन रह ही नहीं गए। तो इस प्रकार जो राजधानी परिवर्तन की नीति थी वो भी असफल हो गई। यद्यपि वो राजधानी परिवर्तन करने का एक उद्देश्य और वो समाहित किए हुए था कि वो मंगोलों से सुरक्षित दिल्ली सल्तनत की राजधानी वो दिल्ली से दूर दौलताबाद में रख सकता है, अतः एक ध्येय उसका ये भी था, किंतु ये नीति भी उसकी पूरी तरीके से असफल हो गई। अब तीसरी उसकी जो नीति थी वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन करेंसी का प्रचलन जो है उसने 1929-30 में किया। वह इस दृष्टि से कईयों का अग्रदूत था। यद्यपि सफल सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय चीन को दिया जाता है, लेकिन उससे पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये एक असफल प्रयास अवश्य किया था। आज जो हम मुद्रा प्रयोग करते हैं वो भी एक सांकेतिक मुद्रा ही है, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कहने तात्पर्य यदि डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो उस कागजी मुद्रा का कोई मूल्य नहीं, वो रद्दी के बराबर भी नहीं। तो वैसी बात जो है उस समय दिल्ली सल्तनत में सोने और चांदी की आपूर्ति बाधित थी। सोना और चांदी वो जो है नहीं आ रहा था। तो ऐसे में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो एक प्रयोगधर्मी शासक था, बुद्धिमान शासक था, उसने जो है सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का निर्णय लिया और अदली नामक एक कांस्य सिक्का जारी करा दिया। कांसे के सिक्के जब उसने जारी करा दिए तो क्या हुआ कि लोगों के पास चूंकि कांसे का सिक्का कांसा आसानी से उपलब्ध था, तो लोगों ने अपने घरों में ही कांसे के सिक्कों को ढालना प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में एक प्रकार से जाली मुद्रा का प्रचलन साम्राज्य में हो गया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। जब अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा तो उसने जो है पुनः आदेश दिया
कि लोग जो है कांसे के सिक्के लेकर के दिल्ली आए और राजकोष में जमा कर दे, उसके बदले वो सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त कर ले। तो वो जो है जब ऐसा आदेश हुआ तो लोग जो है बड़ी संख्या में और कांसे के सिक्कों को ढालना चालू कर दिया। रातों रात, ये इतिहासकारों ने लिखा है, बर्नी ने लिखा है कि लोगों के घर ही वो टकसाल बन गए थे। रातों रात सिक्के कांसे के ढाले जाते थे और उनको बोरों में भर करके जनता दिल्ली पहुंचती थी। दिल्ली के राजकोष से वो सोने चांदी के सिक्के लाती थी और वहां पर सुल्तान के महल के सामने, सुल्तान के महल से भी ऊंचे कई जो है कांसे के सिक्कों के ढेर लग गए और जो है सुल्तान का राजकोष खाली हो गया। यानी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का जो उसका प्रयास था वो असफल रहा और जो है उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा। तो ये उसकी जो तीसरी नीति थी वो भी असफल हो गई। अब देखिए, एक खुरासान पर आक्रमण, खुरासान का जो सुल्तान था अबू सैयद, उसके विरुद्ध जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने त्रिमैत्री संगठन बनाया था और इस त्रिमैत्री संगठन के द्वारा वो चाहता था कि मध्य एशिया तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो। अपनी इसी योजना को लागू करने के लिए उसने जो है 3,70,000 की एक बड़ी सेना तैयार की और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भुगतान कर दिया। इतनी बड़ी सेना को भी 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भुगतान करना, इससे राजकोष खाली हो गया। इतिहासकार बर्नी ने लिखा भी है कि इससे राजकोष खाली हो गया, लेकिन वहां पर कुछ राजनीतिक स्थिति ऐसी परिवर्तित हुई कि वो जो है संधि हो गई और जो सुल्तान ने 1 वर्ष का इतनी बड़ी सेना को अग्रिम वेतन भुगतान दिया था वो भी व्यर्थ चला गया। इस प्रकार उसकी चौथी नीति भी असफल हो गई। यहाँ पर एक कराचिल सैनिक अभियान के संदर्भ में समझ लेना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत और चीन के मध्य एक बड़ा सामरिक महत्व का क्षेत्र था कराचिल। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस कराचिल पर अधिकार करना चाहता था। उसने जो है अपनी सेना को भेजा, लेकिन वहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि महामारी के चपेट में उसकी सेना आ गई और अधिकांश सैनिक उस महामारी की चपेट में मर गए। इस प्रकार जो है ये उसकी 5वीं योजना भी असफल हो गई। यही कारण है कि इतिहासकार एल्फिस्टन ने कहा है कि जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ जो है पागलपन के अंश थे। इन नीतियों के अतिरिक्त उसने जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए उन्हें भी जान लेना चाहिए। कृषि व्यवस्था के सुधार हेतु उसने एक कृषि विभाग स्थापित किया दीवाने अमीर कोही के नाम से। ये दीवाने अमीर कोही कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, कृषकों को जो है सोनधन नामक तकावी ऋण देने आदि की व्यवस्थाएं करता था और कृषि के सुधार हेतु आवश्यक उसने कार्य किए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यद्यपि प्रारंभ में जो है बगदाद के खलीफा के प्रति कोई विशेष सम्मान प्रकट नहीं किया, लेकिन बाद में उसने अब्बासी खलीफाओं को जो है खिलवत भेंट की है और वहाँ से उसने मानपत्र को प्राप्त किया है। दिल्ली सल्तनत का वो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। भारतीय इतिहास के शासकों में अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा विद्वान शासक नहीं था, लेकिन जो है उसके जो प्रयोग थे उसमें समय और परिस्थिति ने साथ नहीं दिया। एक और बात कही जाए कि
वो विद्वान होने के साथ साथ धार्मिक रूप से अत्यंत उदार व्यक्ति था। उसकी उदारता इस कदर थी कि उसने जो है हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई और जो है अपने दरबार में उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का भी स्वागत किया। वो पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने जो है हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया और होली को औपचारिक रूप से राजकीय मान्यता दी। उसी के काल में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, अर्थात वो जो है धार्मिक आधार पर विभेद न करता हुआ वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कार्य कर रहा था और योग्यता तथा प्रतिभा को अपने शासन प्रशासन में उसने वरीयता दी और उन्हें लागू किया। इतिहासकारों ने उसे विरोधाभासों का सम्मिश्रण कहा है और जब वो जो है पंजाब विजय अभियान से वापस लौट रहा था तो 1351 में वो जो है थट्टा के निकट बीमार पड़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक की असामयिक मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु पर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को उसकी प्रजा से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। ये जो है एक कवि की पंक्तियां हैं कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए और किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी और किसी ने पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी और इसी फेर में कट गए जिंदगी के, नहीं रही ना जवानी मिट गई ये कहानी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।